मत ये भी है कि जब हाईकोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता तो उसका दरवाजा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, खुलता है, ऐसा भी मानता है। और इस बात को काफ़ी बहस भी हो चुके हैं कि हमारे जो लॉ कमीशन के 3 रिपोर्ट भी आ चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको एक रिकमेंडेशन किया है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम एक रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का हम प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसा चल रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाद में मैटर जब चीफ जस्टिस को रेफ़र किया तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अपने टीम के साथ बैठक की और उसमें ये फैसला किया, जो सूचना हमको दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नहीं करना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में है उसमें चलना चाहिए। लेकिन आगे इस विषय में अगर बात होगा तो ज़रूर हम इसको खुले मन से हम सोचेंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़ा देश और इतने हमारा विशाल देश का अलग अलग राज्यों, अलग अलग रीजन का अपना एक विशेषता है, उसको देखते हुए अगर चर्चा करना पड़े तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और सर एक दो और जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने इनडायरेक्टली इस बात को सामने में रखा है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, जैसे सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। हमारे पास कोई महाराष्ट्र का केस पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकते हैं, तो उसको पहले आप तर्क को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और जब हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है और अब तक आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है कि अपॉइंटमेंट और इस तरह का चीज़ों में आप जितना तेज़ी से कर सके आप आगे बढ़िए। और जो अगर उनसे कंसल्ट करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने से प्रक्रिया वो कीजिए, मगर एज ए लॉ मिनिस्टर आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद है और उस हिसाब से हम उस तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दें, वो नहीं हो सकता है। सरकार एक ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारे पास तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका कारनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है, वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे एक तृणमूल के सांसद ने बार बार 4-5 नाम को लेकर के जिक्र के, जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारे तरफ, सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट में हमने कोई विलम्ब नहीं किया है। लेकिन अगर किसी नाम पे हमने अगर साइन नहीं किया, उसका वैलिड कारण होता है। ऐसा किसी को हम दबाने के लिए, किसी को रोकने के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा मन बहुत साफ है। जो निशिकांत जी ने महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वैकेंसी है,
सुप्रीम कोर्ट में बिहार और झारखंड से कोई जज नहीं है। कोई रूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से, कौन सा हाई कोर्ट से कितने लोग आना चाहिए, रूल नहीं है। लेकिन एक परंपरा है, कन्वेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देश का सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम नहीं वो Bihar and Odisha. तो I want to tell the No, minister. nothing will go on record. आप सवाल पूछ सकते हैं बाद में, After reply, if at all, after reply you can Yeah. accommodate. I can respond later, not now. तो सर सुप्रीम कोर्ट में there is no established rule that how many judges will come from which high court, but there are certain practices, conventions and certain observations which we all see that it is represented from almost all the high courts. But since we have 26 high courts in India, and some states like Allahabad High Court has a strength of 160 judges, and Sikkim has 3 judges. So you cannot compare all the high court strength at equal footing. So definitely Supreme Court will not have equal numbers of judges from each high court. But there are certain conventions that each region and each high court are invariably represented. If small high court, then turnwise. But normally big high courts do normally have a member as a judge in the Supreme High Court at all point of time. For example, presently there are 5 judges from Maharashtra, people who have come from Maharashtra, 1 from Bar, but 5 primarily. 4 judges from Bombay High Court are working as Supreme Court judges. 4 judges from Delhi High Court are working as honorable judges of the Supreme Court. 2 from Uttar Pradesh, 2 from Rajasthan. Likewise, there are many high courts which do not have a member as honorable judges in the Supreme Court. So when Nishikant Dubey ji has made a point that Bihar and Jharkhand, which was earlier a composite 1 high court, they are not having any judge in the Supreme Court, I agree with that. This is a sentiment, and since I cannot decide who will become judge, and government do not send the names, as a law and justice minister, I can pass on this sentiment to the collegium. So I assure the House, I will echo the sentiment of the House to the Honorable Collegium, and let, in the wisdom of the Collegium, take a collective call, and then the names will have to come to government, and government ultimately makes the appointment after Rashtrapati ji signs the notification and my ministry issues the appointment order. So these are some of the important issues. मैं फिर से समाप्त करने से पहले मैं कुछ, सर इनको बिठा दीजिए तब हम बाकी को, सर मैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई बातें, कई मुद्दे उठाए हैं, रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं कि यूपी का मैंने बता दिया, रितेश जी का एक साथ बता दिया। सर आपने जो बड़ी बातें रखी हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारा पेंडिंग केसेस और बाकी कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ों को मैं अगर आपको पूरा बताऊंगा तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, खास करके लोअर जुडिशरी के लिए, हालांकि लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना राज्य सरकारों का प्राइमरी जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट करते हैं। और सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट्स में हमने ई कोर्ट, जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के नेतृत्व में बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेंडेमिक के दौरान
जितना भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जितना केसेस डिस्पोज किए हैं हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन में, हर तरीके को अपनाते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कई देशों ने ये इसका जिक्र किया है कि भारत के कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जितना कोर्ट्स ने अच्छा काम किए हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर साथ नहीं देते, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आगे बढ़ चढ़ के ये सुविधा क्रिएट नहीं करते, तो ये जो कोर्ट्स ने जो आज अचीवमेंट किया है वो कभी संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने में अपना सरकार का बात रखते रखते मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारे अधिकारी, जितने हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज में काम करने वाले जितने भी जो जजेस हो या लॉ ऑफिसर्स आए हैं, और हमारे लीगल वॉलंटियर जो गांव-गांव दूर दराज में जा करके लीगल सर्विसेज देते हैं, लाखों लोग हैं, इन लोग को मैं आज लोकसभा के सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सर, इसके बाद भी चैलेंजेस बहुत है, मुझे मालूम है, और मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं आया लगभग अभी 1 साल पार हो गए हैं, और इस दौरान 4.5 करोड़ से ये 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं पेंडिंग। जो टोटल केसेस इस देश में पेंडिंग है 5 करोड़ के आंकड़ा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, ये इतना करोड़ केसेस पेंडिंग है, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में। तो मुझे दुख होता है कि आप जब गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसको अंदर तक जाकर के ये क्यों होता है उसको भी देखना चाहिए। और कोई कोर्ट को भी गालियां देती हैं, और मैं बिल्कुल इसका पक्ष में नहीं हूं कि कोर्ट्स के बारे में गलत बात करें, खास करके सदन में तो हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स को भी काफ़ी गलत शब्दों से अटैक करते हैं। ये सारा चीज़ को समझना चाहिए। अब देखो, एक जज होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा जो पेंडिंग है उसका कारण कुछ और है, कई कारण है। वो कारण को कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना केसेस डिस्पोज किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उसका डबल केसेस आ रहा है, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि केसेस, सर, इट इज नॉट दैट केसेस आर नॉट सेटल्ड, केसेस आर सेटल्ड मोर, बट डबल द नंबर्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड एवरी डे, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस आ गया है। इस मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में, इस आधुनिक युग में लोग ज़्यादा कोर्ट जा रहे हैं, हर एक मैटर छोटा से लेकर के बड़ा चीज़ कोर्ट जा रहे हैं, तो इतने केसेस, करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए कई जजेस एक दिन में 200 केस, 300 केस भी सेटल करते हैं। ये भी मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने तारीफ किया है। उस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर जज एक दिन में डिस्पोज किए हैं। तो ऐसा भी होता है सर, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी बैठते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है हमारा देश में, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। ये सब चीज़ों को कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के अगर एक बार चर्चा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है, और ये भी पता चलेगा कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और कितना कोर्ट राज्य सरकारों को और आगे कोर्ट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कई चीज़ होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, यहाँ में काफ़ी लीगल बैकग्राउंड के लोग मालूम है इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी पेंडिंग ऑफ केसेस को लेकर के लॉ मिनिस्टर को सीधा जवाब मांगता है कि आप क्या, कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बोलता है ये लॉ मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो इस तरह का जो सवाल आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है जवाब देने में। लेकिन सर, मैं अपना बात को समाप्त करने से पहले कि मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी को मजबूत करने में, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो दिखाया है, जो हिम्मत किया है, जो मेहनत किया है, जो सपोर्ट किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हमारा देश का एक ये बहुत बड़ा हमारा पंचायत लोकसभा है। आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में चर्चा लेने में आप लोगों ने योगदान दिया, सुझाव दिया। कई सुझाव ऐसे हैं मैंने लिखा है, यहाँ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन
मैं मन में रखा हूँ, नोट करके रखा हूँ, उसमें भी कार्रवाई मैं जरूर करूँगा। रीजनल बेंचेस के बारे में चर्चा की है कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और कई आवाज़ें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 या 5 बेंच बनना चाहिए और ये बड़ा विषय भी है। एक मत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है उसी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेल केस में क्यों पढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे केसेस में क्यों अपना समय गंवाना चाहिए? ये एक मत है। लेकिन दूसरे मत ये भी है कि जब हाईकोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता तो उसका दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, खुलता है, ऐसा भी मानता है। और इस बात को काफ़ी बहस भी हो चुके हैं कि हमारे जो लॉ कमीशन के 3 रिपोर्ट भी आ चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको एक रिकमेंडेशन किया है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम एक रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का हम प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसा चल रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाद में मैटर जब चीफ जस्टिस को रेफ़र किया तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अपने टीम के साथ बैठक की और उसमें ये फैसला किया, जो सूचना हमको दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नहीं करना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में है उसमें चलना चाहिए। लेकिन आगे इस विषय में अगर बात होगा तो ज़रूर हम इसको खुले मन से हम सोचेंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़ा देश और इतने हमारा विशाल देश का अलग अलग राज्यों, अलग अलग रीजन का अपना एक विशेषता है, उसको देखते हुए अगर चर्चा करना पड़े तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और सर एक दो और जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने इनडायरेक्टली इस बात को सामने में रखा है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, जैसे सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। हमारे पास कोई महाराष्ट्र का केस पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकते हैं तो उसको पहले आप तर्क को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है और अब तक, आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है कि अपॉइंटमेंट और इस तरह का चीज़ों में आप जितना तेज़ी से कर सके आप आगे बढ़िए। और जो अगर उनसे कंसल्ट करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने से प्रक्रिया वो कीजिए, मगर एज ए लॉ मिनिस्टर आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद है और उस हिसाब से हम उस तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दें, वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो। सरकार एक ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारे पास तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका कारनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे तृणमूल के सांसद ने बार बार 4-5 नाम को लेकर के जिक्र के, जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया।
तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारे तरफ, सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट में हमने कोई विलंब नहीं किया है, लेकिन अगर किसी नाम पे हमने अगर साइन नहीं किया उसका वैलिड कारण होता है। ऐसे किसी को हम दबाने के लिए, किसी को रोकने के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा मन बहुत साफ है। जो निशिकांत जी ने महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और झारखंड से कोई जज नहीं है। कोई रूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से, कौन सा हाई कोर्ट से कितने लोग आना चाहिए, रूल नहीं है। लेकिन एक परंपरा है, कन्वेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देश का सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम नहीं वो Bihar and Odisha. तो I want to tell the No, nothing will minister. nothing will go on record. आप सवाल पूछ सकते हैं बाद में, After reply, if at all, after reply you can Yeah. accommodate. I can respond later, not now. तो सर सुप्रीम कोर्ट में there is no established rule that how many judges will come from which high court, but there are certain practices, conventions and certain observations which we all see that it is represented from almost all the high courts. But since we have 26 high courts in India, and some states like Allahabad High Court has a strength of 160 judges, and Sikkim has 3 judges. So you cannot compare all the high court strength at equal footing. So definitely Supreme Court will not have equal numbers of judges from each high court. But there are certain conventions that each region and each high court are invariably represented. If small high court, then turn-wise. But normally big high courts do normally have a member as a judge in the Supreme High Court at all point of time. For example, presently there are 5 judges from Maharashtra, people who have come from Maharashtra, 1 from Bar, but 5 primarily. 4 judges from Bombay High Court are working as Supreme Court judges. 4 judges from Delhi High Court are working as honorable judges of the Supreme Court. 2 from Uttar Pradesh, 2 from Rajasthan. Likewise, there are many high courts which do not have a member as honorable judges in the Supreme Court. So when Nishikant Dubey ji has made a point that Bihar and Jharkhand, which was earlier a composite 1 high court, they are not having any judge in the Supreme Court, I agree with that. This is a sentiment, and since I cannot decide who will become judge, and government do not send the names, as a law and justice minister, I can pass on this sentiment to the collegium. So I assure the House, I will echo the sentiment of the House to the Honorable Collegium, and let, in the wisdom of the Collegium, take a collective call, and then the names will have to come to government, and government ultimately makes the appointment after Rashtrapati ji signs the notification and my ministry issues the appointment order. So these are some of the important issues. मैं फिर से समाप्त करने से पहले मैं कुछ, सर इनको बिठा दीजिए तो हम बाकी को, सर मैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई बातें, कई मुद्दे उठाए हैं, रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं कि यूपी का मैंने बता दिया, रितेश जी का एक साथ बता दिया। सर आपने जो बड़ी बातें रखी हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारा पेंडिंग केसेस और बाकी कोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ों को मैं अगर आपको पूरा बताऊंगा तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो काम नहीं हुआ
वो हमने 8 साल में किया है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, खास करके लोअर जुडिशरी के लिए, हालांकि लोअर जुडिशरी और हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना राज्य सरकारों का प्राइमरी जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट करते हैं। और सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट्स में हमने ई कोर्ट, जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के नेतृत्व में बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेंडेमिक के दौरान जितना भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जितना केसेस डिस्पोज किए हैं हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन में, हर तरीके को अपनाते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कई देशों ने ये इसका जिक्र किया है कि भारत के कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जितना कोर्ट्स ने अच्छा काम किए हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर साथ नहीं देते, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आगे बढ़ चढ़ के ये सुविधा क्रिएट नहीं करते, तो ये जो कोर्ट्स ने जो आज अचीवमेंट किया है वो कभी संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने में अपना सरकार का बात रखते रखते मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारे अधिकारी, जितने हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में काम करने वाले जितने भी जो जजेस हो या लॉ ऑफिसर्स आए हैं, और हमारे लीगल वॉलंटियर्स जो गांव-गांव दूर दराज में जा करके लीगल सर्विसेज देते हैं, लाखों लोग हैं, इन लोग को मैं आज लोकसभा की सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सर, इसके बाद भी चैलेंजेस बहुत है, मुझे मालूम है। और मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं आया, लगभग अभी 1 साल पार हो गए हैं, और इस दौरान 4.5 करोड़ से ये 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं पेंडिंग। जो टोटल केसेस इस देश में पेंडिंग है 5 करोड़ के आंकड़ा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, ये इतना करोड़ केसेस पेंडिंग है, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में। तो मुझे दुख होता है कि आप जब गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसको अंदर तक जाकर के ये क्यों होता है उसको भी देखना चाहिए। और कोई कोर्ट को भी गालियां देती हैं, और मैं बिल्कुल इसका पक्ष में नहीं हूं कि कोर्ट्स के बारे में गलत बात करें, खास करके सदन में तो हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स को भी काफ़ी गलत शब्दों से अटैक करते हैं। ये सारा चीज़ को समझना चाहिए। अब देखिए, एक जज होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा जो पेंडिंग है उसका कारण कुछ और है, कई कारण है। वो कारण को कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना केसेस डिस्पोज किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उसका डबल केसेस आ रहा है, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि केसेस, सर, इट इज नॉट दैट केसेस आर नॉट सेटल्ड, केसेस आर सेटल्ड मोर, बट डबल द नंबर्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड एवरी डे, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस आ गया है। इस मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में, इस आधुनिक युग में लोग ज़्यादा कोर्ट जा रहे हैं, हर एक मैटर छोटा से लेकर के बड़ा चीज़ कोर्ट जा रहे हैं, तो इतने केसेस, करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए कई जजेस एक दिन में 200 केस, 300 केस भी सेटल करते हैं। ये भी मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने तारीफ किया है। उस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर जज एक दिन में डिस्पोज किए हैं। तो ऐसा भी होता है सर, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी बैठते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है हमारा देश में, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। ये सब चीज़ों को कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के अगर एक बार चर्चा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है, और ये भी पता चलेगा कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और कितना कोर्ट राज्य सरकारों को और आगे कोर्ट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कई चीज़ होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, यहाँ में काफ़ी लीगल बैकग्राउंड के लोग मालूम है इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी पेंडिंग ऑफ केसेस को लेकर के लॉ मिनिस्टर को सीधा जवाब मांगता है कि आप क्या, कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बोलता है ये लॉ मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो इस तरह का जो सवाल आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है जवाब देने में। लेकिन सर, मैं अपना बात को समाप्त करने से पहले
कि मैं ये कह सकता हूं कि जुडिशरी को मजबूत करने में, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो दिखाया है, जो हिम्मत किया है, जो मेहनत किया है, जो सपोर्ट किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हमारा देश का एक ये बहुत बड़ा हमारा पंचायत लोकसभा है। आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में चर्चा लेने में आप लोगों ने योगदान दिया, सुझाव दिया। कई सुझाव ऐसे हैं मैंने लिखा है, यहाँ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं मन में रखा हूँ, नोट करके रखा हूँ, उसमें भी कार्रवाई मैं जरूर करूँगा। रीजनल बेंचेस के बारे में चर्चा की है कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और कई आवाज़ें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 या 5 बेंच बनना चाहिए और ये बड़ा विषय भी है। एक मत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है उसी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेल केस में क्यों पढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे केसेस में क्यों अपना समय गंवाना चाहिए? ये एक मत है। लेकिन दूसरे मत ये भी है कि जब हाई कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता तो उसका दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, खुलता है, ऐसा भी मानता है। और इस बात को काफ़ी बहस भी हो चुके हैं कि हमारे जो लॉ कमीशन के 3 रिपोर्ट भी आ चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको एक रिकमेंडेशन किया है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम एक रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का हम प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसा चल रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाद में मैटर जब चीफ जस्टिस को रेफ़र किया तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अपने टीम के साथ बैठक की और उसमें ये फैसला किया, जो सूचना हमको दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नहीं करना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में है उसमें चलना चाहिए। लेकिन आगे इस विषय में अगर बात होगा तो ज़रूर हम इसको खुले मन से हम सोचेंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़ा देश और इतने हमारा विशाल देश का अलग अलग राज्यों, अलग अलग रीजन का अपना एक विशेषता है, उसको देखते हुए अगर चर्चा करना पड़े तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और सर एक दो और जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने इनडायरेक्टली इस बात को सामने में रखा है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, जैसे सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। हमारे पास कोई महाराष्ट्र का केस पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकते हैं, तो उसको पहले आप तर्क को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है और अब तक, आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है कि अपॉइंटमेंट और इस तरह का चीज़ों में आप जितना तेज़ी से कर सके आप आगे बढ़िए। और जो अगर उनसे कंसल्ट करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना जो प्रक्रिया वो कीजिए, मगर एज ए लॉ मिनिस्टर आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद है और उस हिसाब से हम उस तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दें, वो नहीं हो सकता है। सरकार एक ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमारे पास
तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका कारनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे एक तृणमूल के सांसद ने बार बार 4-5 नाम को लेकर के जिक्र के, जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारे तरफ, सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट में हमने कोई विलंब नहीं किया है। लेकिन अगर किसी नाम पे हमने अगर साइन नहीं किया, उसका वैलिड कारण होता है। ऐसा किसी को हम दबाने के लिए, किसी को रोकने के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा मन बहुत साफ है। जो निशिकांत जी ने महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास 2 वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार और झारखंड से कोई जज नहीं है। कोई रूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से, कौन सा हाई कोर्ट से कितने लोग आना चाहिए, रूल नहीं है। लेकिन एक परंपरा है, कन्वेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये देश का सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम नहीं वो Bihar and Odisha. तो I want to tell the No, minister. nothing will go on record. आप सवाल पूछ सकते हैं बाद में, After reply, if at all, after reply you can Yeah. accommodate. I can respond later, not now. तो सर, सुप्रीम कोर्ट में there is no established rule that how many judges will come from which high court, but there are certain practices, conventions and certain observations which we all see that it is represented from almost all the high courts. But since we have 26 high courts in India, and some states like Allahabad High Court has a strength of 160 judges, and Sikkim has 3 judges. So you cannot compare all the high court strength at equal footing. So definitely Supreme Court will not have equal numbers of judges from each high court. But there are certain conventions that each region and each high court are invariably represented. If small high court, then turn-wise. But normally big high courts do normally have a member as a judge in the Supreme High Court at all point of time. For example, presently there are 5 judges from Maharashtra, people who have come from Maharashtra, 1 from Bar, but 5 primarily. 4 judges from Bombay High Court are working as Supreme Court judges. 4 judges from Delhi High Court are working as honorable judges of the Supreme Court. 2 from Uttar Pradesh, 2 from Rajasthan. Likewise, there are many high courts which do not have a member as honorable judges in the Supreme Court. So when Nishikant Dubey ji has made a point that Bihar and Jharkhand, which was earlier a composite 1 high court, they are not having any judge in the Supreme Court, I agree with that. This is a sentiment, and since I cannot decide who will become judge, and government do not send the names, as a law and justice minister, I can pass on this sentiment to the collegium. So I assure the House, I will echo the sentiment of the House to the Honorable Collegium, and let, in the wisdom of the Collegium, take a collective call, and then the names will have to come to government, and government ultimately makes the appointment after Rashtrapati ji signs the notification and my ministry issues the appointment order. So these are some of the important issues. मैं फिर से समाप्त करने से पहले मैं कुछ, सर इनको बिठा दीजिए तब हम बाकी को, सर मैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई बातें, कई मुद्दे उठाए हैं, रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं कि
यूपी का मैंने बता दिया, रितेश जी का एक साथ बता दिया सर। सर आपका नहीं बताया। आपने जो बड़ी बातें रखी हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारा पेंडिंग केसेस और बाकी कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ों को मैं अगर आपको पूरा बताऊंगा तो आप भी सचमुच में मानेंगे कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया है मोदी जी के नेतृत्व में। जिस स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, खास करके लोअर जुडिशरी के लिए, हालांकि लोअर जुडिशरी और हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना राज्य सरकारों का प्राइमरी जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट करते हैं। और सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट्स में हमने ई कोर्ट, जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के नेतृत्व में बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेंडेमिक के दौरान जितना भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जितना केसेस डिस्पोज किए हैं, हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन में, हर तरीके को अपनाते हुए दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। कई देशों ने ये इसका जिक्र किया है कि भारत के कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे जितना कोर्ट्स ने अच्छा काम किए हैं, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगर साथ नहीं देते, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आगे बढ़ चढ़ के ये सुविधा क्रिएट नहीं करते, तो ये जो कोर्ट्स ने जो आज अचीवमेंट किया है वो कभी संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने में अपना सरकार का बात रखते रखते मेरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सारे अधिकारी, जितने हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ में काम करने वाले जितने भी जो जजेस हो या लॉ ऑफिसर्स आए हैं, और हमारे लीगल वॉलंटियर जो गांव दूर दराज में जा करके लीगल सर्विसेज देते हैं, लाखों लोग हैं। इन लोग को मैं आज लोकसभा के सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सर, इसके बाद भी चैलेंजेस बहुत है, मुझे मालूम है, और मेरे मंत्रिमंडल में जब मैं आया, लगभग अभी 1 साल पार हो गए हैं, और इस दौरान 4.5 करोड़ से ये 5 करोड़ की ओर जा रहे हैं पेंडिंग। जो टोटल केसेस इस देश में पेंडिंग है 5 करोड़ के आंकड़ा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत लोग बहुत हल्के में इसको कह देते हैं कि सरकार क्या कर रहे हैं, ये इतना करोड़ केसेस पेंडिंग है, लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से सवाल पूछ देते हैं सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में। तो मुझे दुख होता है कि आप जब गंभीर सवाल पूछते हैं तो उसको अंदर तक जाकर के ये क्यों होता है उसको भी देखना चाहिए। और कोई कोर्ट को भी गालियाँ देती हैं, और मैं बिल्कुल इसका पक्ष में नहीं हूँ कि कोर्ट्स के बारे में गलत बात करें, खास करके सदन में तो हम लोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स को भी काफ़ी गलत शब्दों से अटैक करते हैं। ये सारा चीज़ को समझना चाहिए। अब देखो, एक जज होते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा जो पेंडिंग है उसका कारण कुछ और है, कई कारण है। वो कारण को कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितना केसेस डिस्पोज किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, उसका डबल केसेस आ रहा है, इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि केसेस, सर, इट इज नॉट दैट केसेस आर नॉट सेटल्ड, केसेस आर सेटल्ड मोर, बट डबल द नंबर्स ऑफ केसेस आर बीइंग फाइल्ड एवरी डे, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस आ गया है। इस मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न ज़माने में, इस आधुनिक युग में लोग ज़्यादा कोर्ट जा रहे हैं, हर एक मैटर छोटा से लेकर के बड़ा चीज़ कोर्ट जा रहे हैं, तो इतने केसेस, करोड़ों केसेस कोर्ट में जा रहे हैं। इसलिए कई जजेस एक दिन में 200 केस 300 केस भी सेटल करते हैं। ये भी मैंने सार्वजनिक रूप से मैंने तारीफ किया है। उस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज ने 300 से ऊपर जज एक दिन में डिस्पोज किए हैं। तो ऐसा भी होता है सर, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भी बैठते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है, हमारा देश में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ये सब चीज़ों को कभी कभी मुझे भी लगता है कि हाउस में पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के अगर एक बार चर्चा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कितना काम किया है, और ये भी पता चलेगा
कि कितना काम कोर्ट को करना चाहिए और कितना कोर्ट राज्य सरकारों को और आगे कोर्ट का संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कई चीज़ होते हैं, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, यहाँ में काफ़ी लीगल बैकग्राउंड के लोग मालूम है इस चीज़ को, लेकिन मैं इसलिए इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि कभी कभी पेंडिंग ऑफ केसेस को लेकर के लॉ मिनिस्टर को सीधा जवाब मांगता है कि आप क्या, कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, बोलता है ये लॉ मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो इस तरह का जो सवाल आते हैं तो मुझे तकलीफ होता है जवाब देने में। लेकिन सर, मैं अपने बात को समाप्त करने से पहले कि मैं ये कह सकता हूँ कि जुडिशरी को मजबूत करने में, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में मोदी जी ने जो दिखाया है, जो हिम्मत किया है, जो मेहनत किया है, जो सपोर्ट किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हमारा देश का एक ये बहुत बड़ा हमारा पंचायत लोकसभा है। आज इस महत्वपूर्ण फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल में चर्चा लेने में आप लोगों ने योगदान दिया, सुझाव दिया। कई सुझाव ऐसे हैं मैंने लिखा है, यहाँ जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं मन में रखा हूँ, नोट करके रखा हूँ, उसमें भी कार्रवाई मैं जरूर करूँगा। रीजनल बेंचेस के बारे में चर्चा की है कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और कई आवाज़ें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम 4 या 5 बेंच बनना चाहिए और ये बड़ा विषय भी है। एक मत ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है उसी को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेल केस में क्यों पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे केसेस में क्यों अपना समय गंवाना चाहिए, ये एक मत है। लेकिन दूसरे मत ये भी है कि जब हाईकोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता तो उसका दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, खुलता है, ऐसा भी मानता है। और इस बात को काफ़ी बहस भी हो चुके हैं कि हमारे जो लॉ कमीशन के 3 रिपोर्ट भी आ चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको एक रिकमेंडेशन किया है कि एक पायलट के तौर पर कम से कम एक रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का हम प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी सुझाव आया है। इसको अध्ययन कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जैसा चल रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाद में मैटर जब चीफ जस्टिस को रेफ़र किया तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट अपने टीम के साथ बैठक की और उसमें ये फैसला किया, जो सूचना हमको दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अभी सुप्रीम कोर्ट को विभाजन नहीं करना चाहिए, एक ही सुप्रीम कोर्ट अभी जैसे दिल्ली में है उसमें चलना चाहिए। लेकिन आगे इस विषय में अगर बात होगा तो ज़रूर हम इसको खुले मन से हम सोचेंगे, क्योंकि भारत जैसे बहुत बड़ा देश और इतने हमारा विशाल देश का अलग अलग राज्यों, अलग अलग रीजन का अपना एक विशेषता है, उसको देखते हुए अगर चर्चा करना पड़े तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और सर, 1-2 और जो थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और इम्पोर्टेंट है, मैं उसको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। निशिकांत जी ने जिक्र किया, जलील साहब ने भी जिक्र किया और कई लोगों ने इनडायरेक्टली इस बात को सामने में रखा है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, जैसे सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। अभी और जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया।